विद्यार्थी मित्रों, मैं वीरेंद्र मिश्रा आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने पाठ नंबर 8 प्राकृतिक संसाधन चला रहे थे, जिसके अंतर्गत संसाधनों का आयोजन एवं संरक्षण की चर्चा करनी है। हम जानते हैं मित्रों कि मनुष्य की आवश्यकताएं अमर्यादित हैं, जबकि उसके पास साधन मर्यादित हैं। विगत 100 वर्षों से मनुष्य द्वारा विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में हुए असाधारण विकास और भयंकर जनसंख्या विस्फोट से संसाधनों का उपयोग अत्यंत अधिक बढ़ गया है। इस परिस्थिति के बारे में यदि गंभीरतापूर्वक विचार नहीं किया गया तो भविष्य में इसके खराब परिणाम भुगतने पड़ेंगे। इसी कारण भविष्य की पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण करना हम सभी का कर्तव्य है। मित्रों, संसाधनों का संरक्षण करना अर्थात संसाधनों का विवेकपूर्व उपयोग करना। संरक्षण शब्द का सीधा संबंध संसाधनों की कमी से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय में जिस तरह दोहन हो रहा है, उसी तरह संसाधनों का अविवेकपूर्ण दोहन और उपयोग होता रहा है, तो विकास और वर्तमान जीवन स्तर बनाए रखने के लिए लगभग स्वप्नवत हो जाएगा। इसके लिए विवेकपूर्ण उपयोग, संरक्षण और पुनः उपयोग जैसी बातें उनमें समन्वित की गई हैं। जब किसी वृक्ष या जीव के अस्तित्व पर संकट हो, तब उसके लिए आयोजित व्यवस्थापन को उसका संरक्षण कहते हैं। मित्रों, संसाधन के आयोजन और संरक्षण के लिए आवश्यक तथ्यों को विस्तार पूर्वक समझें। पहला, सबसे पहले किसी एक प्रदेश या देश को एक इकाई मानकर उसके द्वारा उपयोग में लिए गए अब तक के उपयोगी और संभावित संकल्पों की संसाधनों की उपलब्धि एवं विशेषता के बारे में हमें जानकारी प्राप्त करना चाहिए। दूसरा, जिन संसाधनों का प्रमाण मर्यादित या अनवीनीकरणीय है, उनका वैज्ञानिक रूप से दोहन करना चाहिए। उसका उपयोग अनिवार्य हो तभी करना चाहिए। तीसरा, जिन संसाधनों की मात्रा बढ़ाई जा सकती है, उनके विकास के लिए प्रयत्न करना चाहिए। चौथा, जो संसाधन वर्तमान में सरलता या सहजता से उपलब्ध हों, उसे बिगाड़ने के बदले भावी आवश्यकता के लिए मितव्ययितापूर्वक बचाना चाहिए। पांचवा है मित्रों, मर्यादित मात्रा में उपलब्ध संसाधन बनाए रखना तथा तकनीकी विकास द्वारा उसके वैकल्पिक स्रोतों की खोज लंबे समय अंतराल पर फायदेमंद है। छठा, संसाधनों के संरक्षण के लिए शासन द्वारा आवश्यक कानून एवं नियम बनाकर उनका अमल करना चाहिए। सातवां, नागरिकों को संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग से जुड़ी सभी बातों से परिचित कराकर जन जागृति लानी चाहिए। मित्रों, अगला है जमीन निर्माण। मित्रों, जमीन पृथ्वी की पपड़ी पर के अनेक कणों से बनी एक पतली परत होती है, जिसमें खनिज, नमी, ह्यूमस, हवा वगैरह मिले होते हैं। मिट्टी के नीचे उसमें मूल चट्टान स्तर होते हैं। जमीन का निर्माण मूल चट्टानों के घिसाव और कटाव से मिलने वाले पदार्थों से होता है, जिनमें जैविक अवशेष, नमी और हवा मिलती है। मित्रों, अन्य रूप से कहें तो जमीन खनिज और जैविक तत्वों का प्राकृतिक मिश्रण है। इसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास करने की क्षमता होती है। अगला है मित्रों जमीन। तो पृथ्वी की पपड़ी की सबसे ऊपरी सतह या स्तर, जिसे हम जमीन कहते हैं, जिसमें वनस्पति की वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक खनिज द्रव्य और जैविक द्रव्य होते हैं, जबकि उनका अनुपात सभी जमीन में एक समान नहीं होता है। इस तरह जमीन अर्थात सेंद्रिय पदार्थ युक्त मूल चट्टान और वनस्पति द्रव्यों के मिश्रण से असंगठित पदार्थों की पपड़ी या स्तर। मित्रों, मूल चट्टानों को घिसाव या निक्षेपण के परिबल तोड़ करके उसके बारीक कण बनाते हैं और इस चूर्ण में वनस्पति तथा जीव जंतुओं के विघटन या सड़ने से बने सेंद्रिय तत्व उसमें मिलते हैं।
ये सेंद्रिय तत्व वनस्पति के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मित्रों, जमीन की उत्पत्ति के समय अंतराल के संदर्भ में उस समय की जलवायु का प्रभाव इतना महत्वपूर्ण एवं व्यापक है कि इस जलवायु प्रदेश में विभिन्न प्रकार की चट्टानों से बनने वाली जमीन लंबे समय अंतराल में भी एक ही प्रकार की होती है, अर्थात एक ही प्रकार की मूल चट्टानों से अलग अलग जलवायुवीय समयांतराल में बनने वाली जमीन अलग अलग प्रकार की होती है। जमीन का प्रकार उसके रंग, जलवायु, मातृ चट्टान, कण रचना एवं उपजाऊपन जैसे तथ्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। विद्यार्थी मित्रों, अब देखते हैं हम जमीन के प्रकार। वर्तमान समय में भारतीय कृषि संशोधन परिषद ICAR द्वारा भारत की ज़मीनों को 8 प्रकार में बांटा गया है, जिनमें से पर्वतीय ज़मीन और जंगल प्रकार की ज़मीन पर्वतीय क्षेत्रों में अलग अलग ऊंचाई पर दिखाई देती है। मित्रों, इनके नाम यहाँ पर दिए हुए हैं 8 प्रकार की ज़मीनों के। पहला है कांप की ज़मीन, एल्यूवियल सॉइल। दूसरा लाल ज़मीन, रेड सॉइल। तीसरा काली ज़मीन, ब्लैक सॉइल। चौथा लेटेराइट ज़मीन, लेटेराइट सॉइल। पांचवा रेगिस्तान प्रकार की ज़मीन, डेजर्ट सॉइल। छठा पर्वतीय ज़मीन, माउंटेन सॉइल। सातवां जंगल प्रकार की ज़मीन, फॉरेस्ट सॉइल। आठवां दलदलीय या पीट प्रकार की ज़मीन, तो इसको कहते हैं मार्शी और पिटी सॉइल। पहला कांप की ज़मीन, एल्यूवियल सॉइल। मित्रों, इस प्रकार की ज़मीन भारत के कुल क्षेत्रफल के लगभग 43% क्षेत्रफल में फैली हुई है। पूर्व में ब्रह्मपुत्र की घाटी से प्रारंभ कर पश्चिम में सतलज नदी तक, उत्तर भारत का मैदान, दक्षिण भारत में नर्मदा, तापी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी घाटी के क्षेत्रों में, और इनमें से महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के मुक्त त्रिकोण प्रदेश में इस प्रकार की ज़मीन आई हुई है। मित्रों, भारत के नक्शे में, प्राकृतिक नक्शे में इन स्थानों को देखने की कोशिश कीजिएगा, इनको ढूंढिएगा। परीक्षा में स्थानों का परिचय देने के लिए आता है नक्शे में। कांप की ज़मीन का निर्माण नदियों के द्वारा निक्षेपित यानी फेंकी गई कांप की आभारी है। इस ज़मीन में पोटाश, फॉस्फरिक एसिड एवं चूने का प्रमाण अधिक दिखाई देता है, जबकि नाइट्रोजन और नमी की मात्रा कम प्रमाण में दिखाई देती है। यदि इस ज़मीन में दलहन वर्ग की फसलें ली जाएं, तो इसमें नाइट्रोजन की स्थिरता का प्रमाण बढ़ाया जा सकता है। मित्रों, इस प्रकार की ज़मीन में गेहूं, धान, गन्ना, पटसन, कपास, मकई और तिलहन आदि फसल ली जाती है। मित्रों, ये जो मानचित्र यानी नक्शा मैप दिया गया है, इसमें सब दिया हुआ है ज़मीन के प्रकार को नक्शे में अलग अलग संज्ञाओं के द्वारा, अलग अलग रंगों के द्वारा सूचित किया गया है। विद्यार्थी मित्रों, आप अपनी अमूल्य राय अवश्य लिख भेजिए कमेंट बॉक्स में। यदि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।